Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, bhai. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon. Please switch on your webcam, everyone. जिनका possible हो. Good afternoon, bhai. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, भाई. वेबकैम ऑन कर लो आप, तो मुझे पता लगे कि मैं नेम ले पाऊँ फिर कौन है कौन नहीं है. Good afternoon, sir. ऐसा ही लगेगा. गुड आफ्टरनून प्रियांशु. अदरवाइज तो मुझे चेक करना पड़ता है ना कि अनम्यूट कहाँ से हुआ है. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून गुरमीत. Good afternoon, sir. अनम्यूट करना होता है पहले. हाँ, गुड आफ्टरनून भाई. गुड आफ्टरनून अंजलि. तो काउंटिंग कैसी चल रही है? तो बोल रहा था सर काउंटिंग की वजह से क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं. नहीं सर, अच्छी चल रही है. भाई मैं तो देखता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है. 294 पे बीजेपी स्टक हो गई सर. तो कोई रिजल्ट जब आएगा कंफर्म होगा, शाम तक आई थिंक कंफर्म हो जाएगा, पता चल ही जाएगा सबको. हाँ सर, शाम स्टॉक तक मेरा मार्केट नीचे गिर गया सर. इसलिए क्लास की टाइमिंग मैंने चेंज कर ली ना. मुझे पता था 3 बजे के बाद तो वैसे नहीं आएगा कोई, तो स्टॉक उससे पहले मार्केट कर नीचे लेते. गिर गया सर, इसमें घाटा हो गया. हाँ, स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया, घाटा हो गया. नहीं नहीं भाई, वो तो चलता ही रहता है यार. देखो, अप्स एंड डाउन्स तो चलता ही रहता है. और जब आप इस फेज में हो जहाँ पे बहुत बड़ा एक इवेंट चल रहा है पूरे इंडिया में, तो कुछ तो मूवमेंट दिखेगा. अगर इस पे भी अगर आपको कोई मूवमेंट ना दिखे तो फिर तो है ही नहीं कुछ भी. और सब कुछ इवन डिपेंड करता है ना मार्केट के सेंसेशंस पे, कितना फ्लक्चुएशंस क्या आ रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है. 6000 पॉइंट्स नीचे गिरा है. मैटर करता है सर 6000. बिल्कुल भाई. तो लास्ट क्लास किसको किसको याद है? लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट अभी तक किसी का? मैंने बैच जानबूझ के मर्ज करवाया है, फेब को भी साथ में. फेब वाले बैच की भी क्लासेस अभी स्टार्ट होगी. तो मुझे एक बार कंफर्म कर दो आप कि मार्च अप्रैल में जिन्होंने जितनी क्लासेस अभी तक देखी है उसमें अभी तक कोई डाउट है, सो दैट हम आगे प्रोसीड करें. क्योंकि फेब बैच में क्लासेस हमारी थोड़ी सी आगे चल रही है आपसे. मार्च अप्रैल मई से कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको कोई अभी तक की क्लासेस में कोई डाउट हो, पूछ सकते हो आप. अदरवाइज आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक ओवरव्यू लेके पोर्टल का, और पोर्टल पे कुछ चीजें हैं जो लास्ट हमने फेब बैच में भी डिस्कस की थी, थोड़ा सा रिपीट होगा. और उसके बाद कोशिश ये करेंगे कि आगे हम फॉर्म्स कैसे डिस्कस करना वो देखें, पोर्टल पे क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़े. तो मार्च अप्रैल में से कोई स्टूडेंट्स जिन्हें डाउट हो वो बता दे प्लीज. अदरवाइज मैं अज्यूम करूंगा कि सभी लोगों, जितने लोग प्रेजेंट है, मैं सभी को अज्यूम करूंगा कि पीछे की सारी क्लासेस सब कुछ अच्छे से गया. 5 मिनट है आपके पास, तब तक मैं स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ. सर ये पोर्टल पर थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा सर. कौन सा भाई? सर फरवरी बैच का है सर, बहुत दिन के बाद क्लास हुआ, थोड़ा सा ये पोर्टल थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिएगा. हाँ हाँ, पोर्टल से ही स्टार्ट करेंगे. मैंने यही बोला ना उससे पहले कि बेसिक तो याद है ना भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस ये सब तो याद है ना, या वो भी भूल गए? यस सर, नहीं तो उतना याद है. हाँ, तो बस वो याद होना चाहिए. प्रफुल का है ROR में सर जो सेकंड क्राइटेरिया था, सेकंड ईयर आउट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये थोड़ा बता दीजिए भाई. सेकंड ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स होने चाहिए आउट ऑफ 10 ईयर्स. तो अगर आप पिछले 10 साल में कंसेक्यूटिव 2 साल अगर आप इंडिया में रहे हो, तो हम अज्यूम करेंगे कि आप ROR बन चुके हो. उसके साथ में सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होना जरूरी है. मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है 730 दिन जो है ना, 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स, हाँ, वो कंडीशन भी साथ में कंप्लीट होना जरूरी है. तो सर हम ये थोड़ा सा मानते हैं कि आप. कंडीशन, हम्म, सर ये कंडीशन थोड़ा सा सर कैलकुलेशन करके बता दीजिए तो सर. आर आर भाई वाला, आर इसके लिए वन आर वीडियो वन. देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन डिटेल में ही समझ में आएगी आपको. अगर कंसेप्ट में दिक्कत है तो एक बार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वीडियो देख लो आप,
क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में किया हुआ है। इवन आप रिसेंट की रिकॉर्डिंग अगर लेना चाहो तो रिसेंट वाली रिकॉर्डिंग आप ले लेना, तो मैंने फिर से एक अगेन एग्जांपल के थ्रू सब कुछ कवर किया हुआ है। प्रफुल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, या फिर से रिपीट करूँ? सर आवाज आया। स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. यस सर। यस सर। बैच वालों में से मैं कुछ लोगों को उम्मीद कर सकता हूँ कि उन्हें ये कंसेप्ट याद होगा, तो आई थिंक वो पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज मैं तो फ्रेश स्टार्ट करूंगा ही। कुछ टर्म्स हैं जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए जब आप फाइलिंग करने जा रहे हो, उससे पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना जरूरी है। जैसे सभी को पता है फॉर्म 16 क्या होता है? सैलरी, जिसमें सैलरी डिवाइड होती है, अलाउंस वगैरह सब कुछ होते हैं, केवल सैलरी के लिए? उसके बिहाफ पे हम इनकम टैक्स भरते हैं। सर एक एम्प्लॉयर जो होता है एम्प्लॉय को देता है, ये उसके सैलरी से रिलेटेड होता है, उसके इनकम से रिलेटेड। मतलब अभी तक जो समझा मैंने, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन जहाँ पे होगा, यही कह रहे हो आप दोनों लोग? गुरमीत ने भी यही बोला, सत्यम ने भी यही बोला। इसके अलावा जो फैब बैच के अलावा है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपको आइडिया हो तो, कि सर कि ये होता है फॉर्म 16, मुझे ये पता है। या फिर केवल सैलरी के लिए भी फॉर्म 16 एप्लीकेबल है? ये तो सैलरी के रिलेटेड बता दिया ना। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे आप जॉब करोगे, जहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, या उसके अलावा भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन हो सकता है। और क्या केवल सैलरी के लिए ही फॉर्म 16 एप्लीकेबल है, या उसके अलावा भी अदर डिडक्शंस में भी फॉर्म 16 एप्लीकेबल है? सोचना ही है, एक बार आप सोच के देख सकते हो, आंसर गलत भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। डिडक्शन भी आएगा सर। पीडीएफ का तो सर deduction भी 16 आएगा। सर। तो वो उसमें से ही देख के हम इनकम टैक्स में आप डिडक्शन लेंगे ना, कि वो फॉर्म में सब कुछ डिफाइन होता है। गुरमीत वॉइस ब्रेक हो रही है। सर अलाउंस वगैरह भी फॉर्म 16 में आता है, और अंडर सेक्शन 16 के तहत जो डिडक्शन होता है, सेक्शन 10 का डिडक्शन होता है, वो भी नहीं फॉर्म नहीं, 16 में दिखता है। सत्यम वो मैं समझ गया, वो आपने जो बताया कि फॉर्म 16 के अंदर ये, ऐसे तो मुझे हेड्स नहीं जानने, मुझे बस बेसिकली ये पूछना है कि अभी आप लोगों ने जो आपने और गुरमीत ने बताया कि सर एक्चुअल में ना क्या बोलते हैं आपका फॉर्म 16 एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जहाँ रिलेशन होगा वो वहां पे एप्लीकेबल होगा। यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन मेरे हिसाब से तो सैलरी में ही मेनली होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन, जहाँ पे भी आप अगर ऐसा एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता है। और फॉर्म 16 आपको तभी इशू होता है, मोनू ने भी यही बताया कि सर कोई ना कोई डिडक्शन होनी चाहिए, टैक्स का आपका डिडक्शन हुआ होगा तो आपको फॉर्म 16 मिलेगा। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या केवल सैलरी के लिए ही एप्लीकेबल है, या फिर अदर कोई टैक्स डिडक्शन भी होगा उसमें भी फॉर्म 16 इशू होगा? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है। इसके बारे में आइडिया नहीं मैं है, एक बार सैलरी के बारे में कोशिश, idea नहीं अच्छा ओके, कोई इशू नहीं भाई, कोई इशू नहीं। मैं मार्च अप्रैल में बैच वालों से भी बोलूंगा, प्रियांशु, प्रत्युष, दिव्यांशु, उज्जवल, अंशु, अंजलि, सलोनी, आप लोग ट्राई कर सकते हो। एक बार ट्राई करने में कोई वो नहीं है, गलत बताओगे सही बताओगे, एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो। अभी तक की बेसिक क्लासेस में हमने जो पढ़ा, कहीं ना कहीं चीजों से लिंक होगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि सर एक इनकम होगा, ये उस पर टैक्स लगेगा, ये कुछ कोई ना कोई पर्सन होंगे जिनके ऊपर वो इनकम अर्न करेंगे 5 हेड से, उस 5 हेड से उस इनकम पे जो वो टैक्स देंगे उसको हम, उसकी रिटर्न हम फाइल करते हैं। यही पढ़ा है हमने स्टार्टिंग से अभी तक Yes, sir. बेसिक क्लासेस में। तो उसी से रिलेटेड ही आपका एक कंसेप्ट है जिसमें आपको ये जानना जरूरी है कि फॉर्म 16 इशू कब होगा और फॉर्म 16 हमारे लिए रिक्वायर्ड क्यों है। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हमारा बेसिकली जहाँ पे अगर हम जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर हम क्लाइंट पे ही जाते हैं, जो मेरा पर्सनल अगर मान लीजिए कोई कल को क्लाइंट बनता है, तो उस क्लाइंट को हम हैंडल कैसे करेंगे, हमें यही नहीं पता होगा कि हमें, मान लो एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो बोलता है कि मेरी ना आईटीआर बन जानी है सर, उसे ऑलरेडी पता है ये बात, क्योंकि वो पीछे से क्लाइंट बना, मतलब ऑलरेडी वो इनकम टैक्स रिटर्न करवाता आ रहा है।
कोई दूसरा करता था, वहां से छोड़ के अब वो आपके पास आ रहा है रेफरेंस के थ्रू, हो सकता है आपके घर के कोई रिलेटिव भी हो, उन्हें ऑलरेडी पता है कि आईटीआर बन जाती है उनकी सैलरी की रिटर्न। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि सैलरी के रिटर्न ना आईटीआर वन आप भर दो, क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप उनसे मांगोगे? क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे? आप फर्स्ट टाइम उनके रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपके रिलेटिव हैं जो मान के चलो आपके बहुत क्लोज हैं, आपको बहुत ट्रस्ट है उनके ऊपर, या उनको आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, वो रेफरेंस के थ्रू अब आपके पास आ चुके हैं, अब आपसे वो रिटर्न भरवाना चाह रहे हैं। वो आपसे बोल रहे हैं कि अब आपने पढ़ लिया है, आप प्रोफेशनल बन चुके हो, टैक्स अव्वल से आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, हमें आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट हो चुका है कि आप आईटीआर वन अब आप भर सकते हो, तो आप मेरी ये रिटर्न भर दो, क्योंकि रिलेटिव में भी हो सकता है पैसे ना मिले, तो चांसेस ये है कि वो आपसे रिटर्न करवाए। ठीक, तो मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर हैं या फिर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंटेशन है जो आप उनसे मांगोगे, एक जनरल प्रोसीजर जो आप बता सकते हो कि सर ये चीजें तो एटलीस्ट चाहिए होगा, तभी हम डेटा देख करके आगे स्टार्ट कर पाएंगे रिटर्न भरना। सर लॉगिन पासवर्ड सर पैन सबसे और पहले तो सर और पैन उसके कार्ड बाद बहुत मैंडेटरी है सर। वन बाय वन लॉग इन पासवर्ड, ठीक है। पैन कार्ड, पैन कार्ड की फोटो कॉपी, पैन कार्ड, ओके, पैन कार्ड की फोटो कॉपी, ठीक है। फिर फॉर्म 16, पैन कार्ड के बाद फॉर्म 16, ओके। सर इनकम सोर्स, इनकम सोर्स, ओके। मतलब आधार कहीं कार्ड, अगर वो बता रहे हैं सैलरी और सैलरी के अलावा कहीं और भी इनकम हो सकती है, इसलिए प्रॉपर सर आपने ये बोला ना इनकम सोर्स किस वजह से, मतलब आप बता, जैसे हमने अज्यूम किया ना कि सैलरी के रिटर्न वो भरवाने जा रहे हैं, तो इनकम सोर्स आप ये पूछोगे कि सैलरी के अलावा कोई और भी इनकम है या फिर केवल सैलरी की इनकम है, इस रिलेटेड में बोला आपने। यस सर, सैलरी के स्लिप रिलेटेड 26 एएस के बारे में पता सैलरी स्लिप, या ईएसटीआईएस। सैलरी स्लिप, ओके, 26 एस, फिर एक वर्ड आपने यूज किया एआईएस टीआईएस, ठीक है। और किसी ने बोला था आधार कार्ड, वो मैं पैन कार्ड के आधार साथ कार्ड, लिख देता, ठीक है, आधार कार्ड। और बस? सर आईटीआर वन में सर एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए सर। क्या भाई, जरूरी नहीं है ना वो तो आप रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी हो ही, मैक्सिमम रख सर सकते हो ऐसा। एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में पता करें, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, हाँ पूछ सकते हो कि सर आप ये सर एग्रीकल्चर इनकम तो नहीं एग्रीकल्चर है। इनकम सर 5,000 सर। हाँ, वो मेरे हिसाब से जो प्रफुल्ल ने बोला है ना इनकम सोर्स इनकम वाला, सोर्स में आ जाएगा। हाँ वो इनकम सोर्स के 5 हेड्स के साथ साथ वो भी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आई थिंक यहाँ पे आप सही हो, अगर आप 5 हेड्स को याद कर पा रहे हो कि सर ये 5 हेड्स है, 5 हेड्स में इनकम दिखानी होती है, तो वन बाय आप पांचों हेड्स को वन बाय वन उनसे पूछ सकते हो कि एटलीस्ट आप ये बता दो कि किस हेड में आपने कितना वो किया होगा, वो चीजें आपको पता लग सकती है। इसके अलावा सर बैंक अकाउंट और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर। बैंक अकाउंट और डिजिटल सिग्नेचर, अच्छा। सर बैंक, टीडीएस चालान हो सकता है सर? भाई वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। टीडीएस चालान सर। टीडीएस चालान क्या? वो 26 एएस में दिख जाएगा। टीडीएस चालान टीडीएस जो आपको कटा चेक होगा करना है या क्या करना है प्रत्युष? इंक्लूड सर बोल रहे हैं, इंक्लूड। वो तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया ना, फॉर्म 16 में आपने देख लिया, 26 से हम बात कर रहे हो उसमें देख लिया आपने, वहाँ तो इंक्लूड हो गया टीडीएस से रिलेटेड। हमें वही देखना है ना कि एक्चुअल में आता क्या क्या है। अभी तो ये मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ, इसके अलावा और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट के बाद आपने कुछ एक और चीज बोला था, डिजिटल सिग्नेचर। एज ए इंडिविजुअल, अच्छा आपको डिजिटल सिग्नेचर का आइडिया कैसे आया? आई थिंक अंशु का जवाब आया था। यस सर। आपको डिजिटल सिग्नेचर का आइडिया कैसे आया? सर सिग्नेचर सर आपने कोई लास्ट में रिटर्न करी है या फिर देखी है आपने कभी? नहीं सर, क्लास में सिर्फ देखी है। अच्छा, किस क्लास में? यही हिमांशु सर के क्लास था, तो उसी में सर नीचे कॉलम में था डिजिटल सिग्नेचर, और ये आधार से सर अच्छा, वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट करने में के लिए आता है।
यस सर। ठीक है ठीक है ठीक, ओके ठीक है। और इसके अलावा बस सर, अब क्या ही इससे ज्यादा क्या लोगे आप? घर का पेपर ले लो फिर, घर के कागजात कुछ, हाउस प्रॉपर्टी पेपर। मोनू, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए सर, एक हाउस प्रॉपर्टी का कागज भी ले लो, वोटर आईडी, डीएल, ये सब। मैरिड है, अनमैरिड है, हाउस वाइफ, कुछ ये सारी डिटेल्स। बच्चे कितने, डिडक्शंस कितनी है, ये ट्यूशन फीस, नहीं सर, ये सब नहीं आएगा। ये सब नहीं आएगा ये सब तो पक्का? यस सर। कोई ऐसा है जो कह ये रहा है सब नहीं सर ये भी आएगा? नहीं सर, ये सब नहीं आएगा। LIC, PF, LIC तो आना LIC चाहिए। सर, ये सब और है, LIC हो तो तो आ सकता है। ये सब तो आएगा। मतलब बेसिकली जितनी, और अभी स्टार्टिंग में बात हो रही थी सत्येंद्र सर, स्टॉक मार्केट काफी क्रैश हो गया है। एटलीस्ट जो इनकम सोर्स में हमने देखा ना, इनकम सोर्स का 5 हेड्स, उसमें आपको एटलीस्ट स्टॉक ट्रेडिंग की डिटेल लेनी है कि कहीं आपके रिलेटिव ने बताया कि जानी तो ITR 1 है, बट आपको पोर्टल पे देख के लग रहा है कि सर इन्होंने तो स्टॉक सेल परचेज भी किया है, तो उसकी वजह से फॉर्म चेंज हो जाएगा, कैपिटल गेन आएगा ना। हम लोगों ने 7th प्रोविजन लास्ट चेक में पढ़ा करेंगे। हुआ है, बेसिक क्लासेस में पढ़ा था ना, बेसिक क्लासेस में पढ़ा था ITR 1 में कैपिटल गेन नहीं आता। किसी को ये कंफ्यूजन तो यस नहीं है सर। कि ITR 1 में कैपिटल गेन आता है? तो सर नहीं है सर, इनसेंट कैपिटल गेन नहीं आता। कैपिटल गेन नहीं आता है ITR 1 में। तो कहीं ऐसा तो चेंजेस नहीं हो रहे कि इनकम सोर्स की वजह से उनका फॉर्म चेंज हो रहा है, तो आपको एटलीस्ट उनसे स्टॉक ट्रेडिंग डिटेल्स, या फिर इसके अलावा कोई उन्होंने प्रॉपर्टी सेल परचेज तो नहीं की है, वो सारी डिटेल्स आप ले सकते हो उनसे कि कोई भी आपके नाम पे प्रॉपर्टी थी ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट ईयर में, उस प्रॉपर्टी को कहीं आपने सेल तो नहीं कर दिया। क्योंकि अगर आप कई हम आगे पढ़ेंगे जब हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा, कि जब आप कई दिनों से प्रॉपर्टी आप एक रखे हुए हो, उस प्रॉपर्टी को जब आप बेचने जाते हो, तो सेल परचेज के डिफरेंस का जो बीच में गेन आता है ना, वो उस गेन को हम कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स जमा कराना पड़ता है अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो। ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट्स है कि जहाँ, हाँ बैंक अकाउंट इंक्लूड्स बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो, 7th प्रोविजो जहाँ पे के हम लिए ये देखेंगे 7th प्रोविजो के लिए करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट चेक करेंगे, कहीं उनका 1 करोड़ से ज्यादा वो नहीं डिपॉजिट। लेकिन अगर हम ये एग्जांपल में ये एज्यूम कर लें कि ये जो इनकी सैलरी है वो ऑलरेडी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अबव है, तो क्या हमें 7th प्रोविजो की देखने की नीड पड़ेगी? आई डोंट थिंक सो। हमने कंडीशंस पढ़ी थी, सभी को पढ़ाया था मैंने, एक कंडीशन हमने पढ़ी थी 139(1) में, अगर आपको याद हो, इसमें रिटर्न फाइल करने के इसको मैंडेटरी है, बेसिक क्लासेस में हमने कंप्लीट किया था। उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो बन रही है वो ग्रेटर देन है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, उससे अगर एक्सीड कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर इनकेस आपकी इनकम 0 भी है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा अगर 3 केसेस होते हैं। याद है रजनीश, यस सर, अंजलि, यस यस 3 केसेस होते हैं? ठीक है। अब सत्यम का कहना है कि सर ये भी तो हो सकता है ना कि हमें बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी, क्या पता उनके मोर देन 1 करेंट अकाउंट हो और वो ऑपरेट कर रहे हो, उसमें उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट कराया हो, तो हमें वो वाला प्रोविजो भी देखना पड़ेगा। मेरा उस पर काउंटर क्वेश्चन ये है कि इन केस अगर हमें ये पता लग रहा है कि उनकी सैलरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब उनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऑलरेडी ज्यादा है, तो क्या हमें 7th प्रोविजो देखने की नीड है? यस और नो? नो सर। नो सर। किसी का आंसर यस तो नहीं है? क्योंकि ये बेसिक सा पॉइंट है, अगर आप इसे इसमें फंसोगे आप तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सत्यम की क्लास काफी दिन बाद हुई तो उनका कंफ्यूजन जायज है, बट जिन्होंने रिसेंट क्लास अटेंड की है अगर उनको ये कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार। जब आपको, हमने जो 3 कंडीशंस पढ़ी थी, 3 कंडीशन से पहले हमने ये देखा था कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अबव अगर आपकी इनकम है, तो जब एक कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, फर्स्ट कंडीशन ही है वो, हम फॉर्म भी अभी देखेंगे, फॉर्म में आगे जब हम क्लासेस में फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म में था पहली कंडीशन ही आपकी आ रही है बेसिक इनकम लिमिट वाली, तो अगर यही सेटिस्फाई होगी तो बाकी के नीचे की 2 कंडीशन मेरे लिए इररिलेवेंट हो गई, जो इन दोनों कंडीशन को देखने की नीड ही नहीं है।
हमने तो एग्जांपल में यही assume किया है ना कि आपका जो सैलरी है वो मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है इनकम आपकी। यस और नो एवरीवन? यस सर। ठीक है, मतलब ये बेसिक सी चीजें हैं सर जो आपने अभी तक इतना बताया, जितना डॉक्यूमेंटेशन आपने पूछा सभी ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिए हैं। बस मैं इसमें से थोड़ी सी ना लैंग्वेज को मॉडिफाई करता हूँ। जब भी आप कोई रिटर्न भरने जा रहे हो तो पहले हमें ये देखना होगा कि डॉक्यूमेंट्स लेने से पहले सबसे पहले हमें उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे। बिल्कुल सही है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स तो हमें चाहिए ही होंगे जिससे हम उनके पोर्टल का एक्सेस ले पाए। उनके पोर्टल पे एक्सेस लेकर के हम क्या करेंगे, उनके पोर्टल पे एक्सेस लेके हमें 3 चीजें करनी होंगी। पहले पास्ट का डेटा देखना होगा। पास्ट का डेटा ये देखेंगे हम कि आज तक इन्होंने कोई रिटर्न भरी है या नहीं भरी है। क्या कोई इनकम टैक्स रिटर्न किसी भी फॉर्म में, 1 से लेकर के 7 फॉर्म होते हैं, कोई भी फॉर्म इनका गया है या नहीं गया, उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही। बोलते हैं ना नोटिस नोटिस आया हुआ है इनकम टैक्स का, दिक्कत चल रही है, कोई डिमांड तो नहीं है। डिमांड का मतलब समझते हो आप लोग? यस पैसा देना तो नहीं है तो ये सर हाँ, पैसा तो सर देना मांगना। टैक्स पैसा तो बाकी नहीं हो देना है। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि इनकम टैक्स टैक्स एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस एक हमारे लिए Burden, लाइबिलिटी होती है जो हमें पे करना liability. पड़ता है। तो कहीं ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही ऑलरेडी जो हमें आज हम इन क्लाइंट को एक्सेप्ट कर ले। ये सारे जो ये बेसिक स्टेप्स जो आपने जितने पॉइंट्स बताए, ये सारे बेसिक स्टेप्स ही आपको फॉलो करने हैं हर क्लाइंट्स में, चाहे वो आपके घर के रिलेटिव ही क्यों ना हो। आप एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल आप बनने जा रहे हो, आप सर्टिफिकेशन के बाद आप कभी खुद का बिजनेस करो या जो भी चीजें करो या कहीं जॉब पे भी करते हो, वहां भी आपको ये फॉलो करना है। ये एक तरीके का आपका एक केवाईसी नॉर्म्स है। आप इसे ये बोल सकते हो कि सर ये जितनी चीजें हमें चेक करनी है केवाईसी नॉर्म्स के अंदर आता है। ये डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड में रखना है, इतने डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। आपको क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले पता होना चाहिए उसके पास कोई केस तो नहीं चल रहा है। नहीं तो कल को क्लाइंट आपके ऊपर केस ये डाल देगा कि आपने हैंडल किया उसके बाद ही केस ओपन हो। माइट भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसलिए आपको पीछे से पुरानी चीजें चेक करनी है और क्लाइंट को इन्फॉर्म करना बिफोर एक्सेप्टिंग क्लाइंट। ठीक, हमें पास देखना है, प्रोसीडिंग देखना है और प्रेजेंट में उनकी क्या क्या डिटेल्स शो हो रही है। मतलब जिस साल की आप रिटर्न भरने जा रहे हो, जिस असेसमेंट ईयर का आप रिटर्न भरने जा रहे हो, उस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट देखने जो पोर्टल पे हमें मिलेंगे, जैसे 26 एएस, एआईएस और टीआईएस। अभी हम देखेंगे एआईएस टीआईएस होता क्या। ये 2 डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको पोर्टल पे इजीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो किसी के भी लॉगिन पोर्टल से कि एक्चुअल में 26 एएस क्या होता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स आएंगी, एआईएस टीआईएस क्या होता है उसमें क्या क्या डिटेल्स आएंगी। ये सारी चीजें आप उसमें देख सकते हो। अब बात आती है कि सर इसके लॉगिन तो हमने देख लिया, लॉगिन से देख कर लिया सब कुछ। उसके अलावा सेकंड पॉइंट में जो आपका आएगा वो आएगा सोर्स ऑफ इनकम। इतनी मेहनत आप करो, उस मेहनत से पहले आपको ये पूछ लेना है सामने वाले से कि भाई कितना कमाते हो। पूछते हैं ना, रिश्ता करने से पहले पूछते हैं लड़का कमाता कितना है। सेम वैसे ही आप भी एक रिलेशन में जा रहे हो, आप क्लाइंट और बिजनेस के रिलेशन में जा रहे हो, तो आपको ये बताना चाहिए कि आपका सामने वाला जो क्लाइंट है वो कितना कमाता है और किस किस जगह से कमाता है। ऐसा तो नहीं कि वो पानी पूरी का ठेला भी लगा रहा है और साइड में एक बिजनेस भी कर रहा है। नहीं भी पॉसिबल। तो आपको अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस भी पता होना चाहिए, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने बेसिक में किया हुआ है कि सर 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स के अलावा वो कहीं से भी नहीं कमा सकता। पांचों हेड्स ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक अदर सोर्सेज नाम का एक हेड दे दिया है जिसमें कोई अगर 4 हेड्स में नहीं है तो 5वें हेड्स में ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड हो जाएगा। तो सर हमें ये देखेंगे हम कि वो सामने वाला पर्सन 5 हेड्स में से कमाता कैसे, हम सोर्सेज ऑफ इनकम उनका देखेंगे। उसके बाद जो मैं एक बात बोल रहा था कि उनके वाइफ की डिटेल, उनके बच्चे की डिटेल, बच्चों को ट्यूशन फीस, तो मतलब हमें सर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स चाहिए। कोविड के बाद से लोग स्टॉक में भी बहुत इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं, कोविड टाइम से ही स्टॉक डिटेल्स। और अगर कोई एसआईपी वगैरह है तो उसकी स्टेटमेंट। स्टॉक डिटेल्स में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इस टाइम पे भी देखोगे, आप कोविड के फेज में भी ऐसा होता था इवन, और अभी इस टाइम पे भी ऐसा चल रहा है। लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने ट्रेडिंग में 2 रुपए भी बाई किए हैं या फिर 2 रुपए का भी सेल किया। अगर आपका ट्रेडिंग
स्टॉक ट्रेडिंग में अगर आपने लॉस भी किया हुआ है वो भी आपको रिपोर्ट करना है, इक्विटी में या फिर एफएनओ में जैसा भी है। अगर आपको लॉस भी है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो आपको सामने वाला पर्सन ये बोले कि मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया था बट मार्केट उसी दिन क्रैश हो गई, इलेक्शन का टाइम था तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लॉस भी है तो वो कहीं ना कहीं आगे चल करके फ्यूचर में अगर आप प्रॉफिट कमाओगे, आज आपने अगर लॉस खाया है तो सामने वाला इंसान फिर दोबारा से कैपिटल लगा करके, इंडियन मेंटेलिटी है तो फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और फिर से उसे प्रॉफिट कमाने की इच्छा जागेगी। क्योंकि हम एक बार अगर लॉस खा जाते हैं तो हम रुकते नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें एक प्रॉफिट दोबारा से हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप उसको दोबारा से प्रॉफिट कमाने के लिए भी सोचोगे, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि सर आपने आज जो लॉस किया है वो लॉस का कहीं ना कहीं आपको फर्दर बेनिफिट मिलेगा। अगर इनकम टैक्स आपके इनकम पे टैक्स ले रही है, कुछ कुछ ऐसी भी इनकम होती है जो आपने एक्चुअल में कमाई भी नहीं, इनकम टैक्स उस पर भी आपसे टैक्स लेता है, तो जो लॉस आपने किए हैं उस लॉस का भी इनकम टैक्स आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, ये कुछ चेक्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट चाहिए होगा, मिनिमम इतनी डिटेल्स तो चाहिए। अगर आप ITR 1 या ITR 2 के लिए प्रोसीड कर रहे हो तो मिनिमम इतने डिटेल्स चाहिए। हमारा पॉइंट क्या था, हमें कहाँ से स्टार्ट करना था? हमें स्टार्ट ये करना था कि क्या सर जो आपने जितनी चीजें बताई उसमें फॉर्म 16 भी इंक्लूड हो गया? आई थिंक सो, क्योंकि सोर्सेज ऑफ इनकम में आपके फॉर्म 16 भी इंक्लूड हो जाएगा। हमारा पॉइंट ये था कि जो ये फॉर्म 16 है सर, वो फॉर्म 16 किसके किसके लिए है? क्या केवल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन के लिए है, यस इंक्लूड। या फिर आपने ये भी सुना होगा आपके घर में अगर किसी ने FD वगैरह किया हो तो FD करने पर भी जो इंटरेस्ट आता है ना FD पे, उस इंटरेस्ट पे भी TDS काटती है बैंक? पता है किसी को? देखा हो कभी किसी ने? यस सर। उस इंटरेस्ट पे भी TDS डिडक्ट होता है। एक, कभी आप अगर कार परचेज कोई करने गया हो, कार परचेज जब आप करते हो तो उस पर TCS एप्लीकेबल होता है। वैल्यू अगर थोड़ी सी ज्यादा हो तो उस पर TCS एप्लीकेबल होता है। मैं जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको, कहाँ कहाँ पे चीजें एप्लीकेबल हो सकती है। यहाँ पे TDS एप्लीकेबल हो गया, यहाँ TCS एप्लीकेबल हो गया। कोई ऐसा अमाउंट जहाँ आप 50 लाख से ऊपर की कोई अगर परचेज कर रहे हो वहां पे भी TCS एप्लीकेबल हो जाता है। इसको आपको याद नहीं रखना, मैं बस जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि इन केस अगर आपका ये तीनों जो एग्जांपल नीचे हमने लिया, यहाँ पे कहीं भी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना ही मेरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, ये ऐसे डिफरेंट केसेस हैं जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन ना होने के बावजूद मेरा TDS या TCS डिडक्ट हुआ है। TDS डिडक्ट होता है, TCS कलेक्ट होता है। तो ये क्या है, मेरा एक्चुअली मेरा टैक्स कलेक्ट हुआ है सर, कहीं ना कहीं से मुझे टैक्स सामने वाले ने डिडक्ट करके, मैंने डिडक्ट करके मेरा सामने वाले ने डिपॉजिट किया है या फिर मेरे बिहार पे उसने कलेक्ट किया है, दोनों में से कोई भी चीजें हो सकती है। ये डिटेल्स आपको शो कहाँ होंगी? TDS TCS के सारे डिटेल्स आपको शो होंगी 26 AS में। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में अगर आपको देखना है कि एक पर्सन, मान लीजिए सपोज प्रियांशु है, प्रियांशु का मुझे ये देखना है कि 26 AS में मुझे कितना TDS TCS शो हो रहा है पिछले लास्ट ईयर का, जिस साल के हम रिटर्न भरने जा रहे हैं, जिस असेसमेंट ईयर के, उसका एक प्रीवियस ईयर भी होगा। उस प्रीवियस ईयर में प्रियांशु को कहाँ कहाँ पे TDS डिडक्ट हुआ है, कहाँ कहाँ पे TCS कलेक्ट हुआ है, वो सारी डिटेल्स हमको 26 AS में मिल जाएगी। इसके अलावा जब भी आपका कोई डिडक्शन होगा टैक्स से रिलेटेड, मतलब टैक्स डिडक्शन जिसको हम बोलते हैं TDS या TCS, अगर आपका TDS TCS डिडक्ट या कलेक्ट हो रहा है तो आपका राइट है कि आपको फॉर्म 16 रिसीव होगा ही होगा। आप सामने वाले से फॉर्म 16 मांग सकते हो, उसे 15 डेज के अंदर, जिस दिन उसने TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट किया है, रिटर्न फाइल की है, उसके विद इन 15 डेज आपको वो सर्टिफिकेट इशू करेगा ही करेगा। फॉर्म 16 इज जस्ट अ सर्टिफिकेट, एक तरीके का सर्टिफिकेट है, एक तरीके का राइट है आपको कि आप जो इस फॉर्म 16 पे जितना अमाउंट का टैक्स डिडक्ट हुआ है ना, वो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो एज अ टैक्स बेनिफिट। तो आपके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना जरूरी है कि फॉर्म 16 में मेरे अगर सो एंड सो अमाउंट का TDS दिख रहा है तो वो मुझे मिलना चाहिए। सपोज अगर मान लीजिए आपकी इनकम है 10 लाख रुपए,
10 लाख रुपए पे आपको ऑलरेडी, मैं एज्यूम करता हूँ, 1 लाख रुपए का टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। सभी लोगों को मेरी वॉइस में वीडियो आ रही है प्रॉपर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? नहीं आ रहा सर, आपका कट का आ रहा है। मैं तो सर कभी कट वॉइस जा रहा है। वॉइस सॉरी, कंटिन्यू कट के आ रहा है। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? यस सर। ब्रेक हो रहा है। एक मिनट। अब वॉइस ठीक है क्या, या अभी भी कोई इशू है? नहीं सर, अब थोड़ा क्लियर है। अब ठीक है। ऐसा अगर बीच में कुछ इंटरप्शन हुआ, आपको बातें समझ में आई जितनी भी मैंने बोली अभी तक, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो? आप सभी को सर, बात समझ में आई, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो? सर फॉर्म सेक्शन में आप टीडीएस के बारे में बताया था ना, उसके बाद ही सर उनका थोड़ा वो वॉइस ब्रेक ब्रेक हो गया आ रहा था सर, वहां से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अभी वॉइस क्लियर है आप सभी को? यस सर, क्लियर है। यस सर। मैंने ये बोला कि अभी जस्ट हम इस पॉइंट पे थे कि सर फॉर्म 16 कहाँ कहाँ चाहिए होता है। मैंने आपको ये बोला कि फॉर्म 16 ना एक तरीके का सर्टिफिकेट है, या फिर आप इसे ये बोल सकते हो कि आपका ये राइट है। राइट किस चीज के लिए? अगर आपका कोई इनकम का कोई पोर्शन है जो डिडक्ट कर लिया जाता है, उस पोर्शन को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम कैसे करोगे? आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंटेशन है आपका फॉर्म 16। फॉर्म 16 मैंने आपको ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, उस एग्जांपल्स में कहीं भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे तो एक एफडी कराना, आप अगर बैंक में कोई एफडी कराते हो तो बैंक में जॉब नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई कार परचेज करने जाते हो जहाँ पे अगर अमाउंट बड़ा है, टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है, तो वहां पे आप एज अ एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसे एग्जांपल्स हमने लिए हैं जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं भी हो रहा है तो भी फॉर्म 16 एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब आप इन शॉर्ट में, इन क्रक्स में आप इसे ये लिख सकते हो कि सर अगर मुझे सामने वाला पर्सन अगर मुझे सामने वाला पर्सन अगर मुझे फॉर्म 16 देता है, तो फॉर्म 16 से मैं कई सारी चीजें देख सकता हूँ। अगर मैं ये लिखूं कि सर फॉर्म 16 से मुझे ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इनकी सोर्स ऑफ इनकम है क्या, किस इनकम पे इनका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है, मुझे फॉर्म 16 से ये पता लग जाएगा। सामने वाला अगर मुझे फॉर्म 16 नहीं देता है, मतलब जो क्लाइंट है वो मुझे
फॉर्म 16 बोलता है सर मुझे फॉर्म 16 तो सामने से इशू ही नहीं हुआ, मुझे तो एम्प्लॉयर ने या फिर मेरे जहाँ जिसने डिडक्टर ने मेरा टीडीएस टीसीएस डिडक्ट किया था उसने तो मुझे फॉर्म 16 इशू ही नहीं किया। आप उसको दूसरे तरीके से कैसे ट्रेस कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो 26 में। इनकम टैक्स पोर्टल पे हम 26 में पढ़ेंगे कि 26 में कौन से टीडीएस या कौन से टीसीएस जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, आप वहां से उन्हें चेक कर सकते हो। या फिर कोई ऐसा टैक्स जो सामने वाले के अगेंस्ट में डिपॉजिट हुआ हो, जैसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, वो टैक्स भी हम वहां पे देख सकते हैं। किसमें दिख जाएगा हमें वो 26A। क्या आज से सब आप सभी को ये याद रहेगा कि केवल सर सैलरी के लिए नहीं है टीडीएस फॉर्म 16, सैलरी के अलावा भी अगर टैक्स डिडक्ट होता है, मतलब आप एक सिंगल पर्सन हो जिनका टैक्स डिडक्ट हो रहा है या फिर सामने से टीसीएस कलेक्ट हुआ है, तो भी आपको वो इन्फॉर्मेशन शो होगी और आपको आपके पास राइट है फॉर्म 16 रिसीव करने का। यस और नो? यस या अभी यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? सर 26A क्या है सेक्शन? अभी हम पढ़ेंगे 26 क्या है। 26 अभी हमने पढ़ा नहीं, बस आप ये समझो कि फॉर्म 16 में सर फॉर्म 16 एक तरीके का मेरा एक डॉक्यूमेंटेशन है। जब सामने वाला मेरा टीडीएस डिडक्ट करेगा या फिर टीसीएस कलेक्ट करेगा तो वो मुझे इशू करेगा, जिसने भी डिडक्ट करके। और 26AS एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां पे एक पर्सन जिसका पैन नंबर है, जिसने आपने बोला था ना कि आप लॉगिन करोगे, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए होगा, पैन नंबर चाहिए, तो जिस पैन नंबर पे वो डिडक्ट हुआ है ना वो 26AS में शो होगा। जैसे आप जॉब कर रहे हो रिलायंस में, ठीक, रिलायंस आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, मान लीजिए अराउंड 1 लाख रुपए। फॉर्म 16 इशू कौन करेगा? रिलायंस इशू करेगा फॉर्म 16 एज अ डॉक्यूमेंटेशन। वो आपके लिए रहेगा कि फॉर्म 16 आपको रिसीव होगा। इन केस अगर आपको फॉर्म 16 रिसीव नहीं होता है तो आपके इस इनकम से रिलेटेड और जितना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है इसको आप चेक कर सकते हैं 26AS। इज दैट क्लियर? यस सर। सलोनी अब क्लियर है? नो सर। बाकी 26 हम एक बार फॉर्म देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट सारी चीजें बाद में क्लियर होगी। अभी आपको बस इन वर्ड से अवेयर रहना है कि फॉर्म 16 भी कोई चीज होती है जहां पे हम टैक्स और उससे रिलेटेड चीजें देखते हैं। फिर 26AS भी कुछ होता है। ऐसी ये सारी चीजें आपको बस थोड़ी सी दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ सर ये कुछ होता है। एक्चुअल में जब हम फॉर्म फाइल करेंगे या फिर फॉर्म का ओवरव्यू जिस दिन लेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे फॉर्म 16 क्या होता है, 26AS क्या होता है, उसमें क्या क्या हेड्स आते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड हमने यूज किया था AIS-TIS। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको जानने चाहिए थे। स्टार्टिंग में मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि एक तो हो गया फॉर्म 16 हमने देख लिया, फिर हमने ये भी देखा कि सर 26AS में कुछ तो इन्फॉर्मेशन आएगी, वो इन्फॉर्मेशन क्या आएगी वो हम देख लेंगे। AIS-TIS क्या होता है वो बता सकता है जिसको पता हो? आई थिंक वेब बैच में ये क्लास हो चुकी है तो वो बता सकते हैं वेब बैच में से कोई। सर ये सारा इसका डिटेल है कि कितना AIS कितना आपका इनकम जो पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी इनकम होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है, वो इसमें AIS और TIS में दिख जाता है। जैसे TDS हो गया, TCS हो गया, या फिर किसी और जगह पे अगर स्टॉक परचेज हुआ, कैपिटल गेन हुआ होगा कहीं, ये सब चीज अगर कहीं देखना होता है तो AIS TIS में दिख जाएगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों एक तरीके का ना समरी है। यस सर। 26AS में मैंने आपको बताया TDS TCS आप चेक कर सकते हो। फॉर्म 16 भी किस लिए इशू होगा, या तो TDS या तो TCS के लिए, ठीक।
उसमें सैलरी का है तो सैलरी से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। टीडीएस टीसीएस आप 26 एएस में चेक कर सकते हो। ये समरी किस चीज के लिए होगी? आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए। मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे सलोनी को ऑलरेडी एक सैलरी से मतलब जॉब जॉब के थ्रू एक इनकम आ रही है। उस इनकम के लिए इनको फॉर्म 16 रिलायंस ने इशू किया होगा। आप उसी चीज का ब्यौरा ऑलरेडी 26 एएस में भी और फॉर्म 16 में दोनों जगह देख पाओगे कि सैलरी का इनका स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजें आप देख पाओगे। बट मैं इसमें एक चीज और इंक्लूड करता हूँ कि साथ में ना सलोनी ने एक अदर सोर्सेज में इनकी इनकम है, इनको ना एलआईसी का कमीशन आता है। अगर आप एलआईसी की एजेंसी लेते हो, मतलब आप एजेंट बनते हो एलआईसी के और सामने आप पॉलिसीज को सेल करते हो, तो उस पर आपको आगे कोई भी पॉलिसी सेल होती है तो उस पर आपको कमीशन रिसीव होता है। तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अभी आप जिसको नहीं पता वो ये चीज को ऐसे ही नोट कर सकते हो। बस आप ये ध्यान रखो कमीशन की अगर आपको अदर इनकम आ रही है तो आपके अदर इनकम वाले हेड में जाती है। इसका ना इस अदर इनकम का, अदर सोर्सेज का, क्योंकि इस पर टीडीएस नहीं करता। अगर स्मॉल अमाउंट है तो इस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। क्योंकि इस पर टीडीएस नहीं करता तो आपको फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। बट एक्चुअल में कमीशन की इनकम तो आई है। आप इनकम सोर्स जानोगे कैसे? या तो सलोनी आपको खुद बता दें कि मुझे सो एंड सो अमाउंट से कमीशन आया है, आप उनकी बात पे विश्वास करके आगे बढ़ जाओ। दूसरा तरीका है कि एआईएस टीआईएस जो है ना, वो आपके सारे सोर्सेज ऑफ इनकम का एक समरी शो करेगा। चाहे वो आपका सैलरी हो, चाहे वो आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, चाहे वो आपके कमीशन का आपका कुछ आ रहा हो अमाउंट, या फिर आपको इवन डिविडेंड भी आ रहा है ना, 2 रुपए का भी डिविडेंड अगर आपको आ रहा है तो उस डिविडेंड की भी रिपोर्टिंग होती है एआईएस टीआईएस में। मतलब जहां जहां पे आपका पैन कार्ड यूज हुआ है, रादर आपको फॉर्म 16 इशू हुआ हो या ना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको एक समरी जनरेट करके देगा। उस समरी से आप ये देख सकते हो कि पिछले जिस साल के हम रिटर्न भर रहे हैं उस साल में क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम से इन्होंने इनकम अर्न की है और कहाँ कहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हुई थी, कहाँ पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी हुई थी। वो सारी चीजें आप एआईएस टीआईएस में समरी के फॉर्म में देख सकते हो। इज दैट क्लियर? या फिर से समझाओ? यस यस किसी को डाउट हो तो मैं फिर से समझाऊं या फिर आगे बढ़ सकते हैं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर। आप ऐसे हेड्स बना सकते हो। फॉर्म 16 के लिए आप ये लिख सकते हो, वेयर जहां भी आपका टीडीएस टीसीएस की रिपोर्टिंग हुई हो। 26 ईयर्स ये होगा। ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ट्वेंटी सिक्स ईयर्स के लिए आप ये लिख सकते हो सिंपल कि कोई भी टैक्स क्रेडिट हो मेरा। जैसे एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिन्होंने बाहर से इनकम अर्न की है, नॉन रेजिडेंट पर्सन हमारे इंडिया के लिए, उसमें कुछ ही पोर्शन पे टैक्स लगेगा, कुछ ही इनकम जो उन्होंने इंडिया में अगर अर्न की होगी उस पर टैक्स लगेगा।
बाकी वो बाहर में अगर उन्होंने टैक्स दिया है तो गवर्नमेंट के साथ ना अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ टाई अप होते हैं, मतलब एग्रीमेंट्स होते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसपे ऑलरेडी कहीं पे टैक्स लग चुका है, या फिर कोई एक पर्सन है जो इंडिया का रेसिडेंट है, वो बाहर में कोई इनकम अर्न करता है, तो वहां की गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती। अगर यहाँ पे उसने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है तो उस टैक्स का बेनिफिट वहां पे दिया जाएगा उसे, या तो वो टैक्स कलेक्ट ही नहीं करेगी, और अगर कलेक्ट करेगी तो यहाँ वाले टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा उसे। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको इस 26 में देखने को मिल सकती है। टीडीएस टीसीएस तो आता ही आता है, उसके साथ में सारे टैक्स क्रेडिट्स, इसलिए मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया टैक्स क्रेडिट्स। जितने भी आपको गवर्नमेंट से फंड्स रिसीवेबल हैं वो सारी चीजें आपको इसमें 26 ईयर्स में दिख जाएगी। टीडीएस टीसीएस हो या टैक्स क्रेडिट कोई से भी किसी भी फॉर्म में हो, वो टैक्स क्रेडिट्स आपको 26 ईयर्स में दिख जाएंगे। आपको इतना टैक्स क्रेडिट डिटेल में नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने जस्ट वर्ड यूज किया है टैक्स क्रेडिट का। आप ये समझ सकते हो कि गवर्नमेंट से जहां मुझे सर पैसा रिसीव होने वाला है वो अमाउंट इसमें शो होगा 26 ईयर्स में। और फॉर्म 16 में क्या डिफरेंस होगा कि केवल टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जहां पे भी टीडीएस टीसीएस चाहे वो डिडक्ट हुआ हो या ना डिडक्ट हुआ हो, केवल रिपोर्ट हुआ हो, वो रिपोर्टिंग भी मुझे फॉर्म 16 में दिखेगी। अब लास्ट आता है एआईएस टैक्स। एआईएस टीआईएस बोलता है एनुअल पब्लिक टैक्स। एआईएस टीआईएस के लिए आप ये नोट कर सकते हो, एनुअल और टैक्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आपकी जितनी सोर्सेस ऑफ इनकम है वो सारे सोर्सेस ऑफ इनकम की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कोई एसएफटी की रिपोर्टिंग हुई है तो एसएफटी की रिपोर्टिंग में आपको नहीं जानना, केवल वर्ड याद रख लेना कि हाँ सर कुछ एसएफटी की रिपोर्टिंग होती है। आप एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हो कि बैंक्स आपकी जितनी एक्टिविटीज है ना, कुछ अगर अनयूजुअल एक्टिविटीज आपकी होती है, जैसे आपके अकाउंट में रेगुलर 10 रुपए रहते थे, एक दिन अचानक से आपके अकाउंट में 10 लाख की ट्रांजेक्शन हो गई, तो बैंक उस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को आपके पैन के अगेंस्ट। इसे बोलते हैं एसएफटी की रिपोर्टिंग। की कोई भी ऐसी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जो बैंक को लगती है कि ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन को बैंक रिपोर्ट करती है एसएफटी रिपोर्टिंग के थ्रू। तो आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम, आपकी एसएफटी की रिपोर्टिंग, कोई आपने खुद से टैक्स जमा कराया है वो डिमांड के थ्रू या फिर कुछ, या फिर आपका जीएसटी जो है, जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई टर्नओवर है, तो ये सारी चीजें एआईएस टीआईएस में शो होती है। अगर आप डिफरेंस करना चाहोगे तो आपको खुद दिखेगा कि सर फॉर्म 16 है जो एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देता है केवल टीडीएस टीसीएस जहां भी मेरा रिपोर्ट हुआ उससे रिलेटेड। उसी के अगेंस्ट में अगर हम 26 ईयर्स देखें तो 26 ईयर्स भी ऑलमोस्ट टीडीएस टीसीएस ही आपको सारी चीजें दिखाएगा। वो एक एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड करेगा, जैसे फर्दर कोई और टैक्स क्रेडिट अगर मुझे मिलने वाला है तो वो वाले क्रेडिट को भी वो इंक्लूड कर लेगा। लास्ट में अगर हम एआईएस टीआईएस के ऊपर जाते हैं तो सर एआईएस टीआईएस मेरा सारी पूरा समरी होगी। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ये, इसको आप बोल सकते हो सर ये एक आउटर सर्किल है, मतलब पूरा एक बड़ा सा सर्किल है जिसमें सारी चीज सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सेकंड नंबर पे सर ये इसके मिड में आता है, ये आउटर सर्किल हो गया सर, ये मिड में आता है, और ये बिल्कुल माइनर सा सर्किल है जो आपको केवल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है टीडीएस सीसीएस से रिलेटेड। ये केवल आप एग्जांपल के लिए याद रखने के लिए रख सकते हो। अदरवाइज जब आप इस सारी चीजों को एक बार ओवरव्यू लोगे तो आपको एक्चुअल डिफरेंस समझ में आएगा कि किस किस हेड में क्या क्या रिपोर्टिंग होती है। सबकी रिपोर्टिंग, सबका जो डिक्लेरेशन सामने जो आपको शो होता है वो उसका शो होने का तरीका अलग है, बस इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अलग होगी, बस ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर होता है। समझ में आया?
नोट कर सकते हो आप लोग। किसी को कोई ठीक है डाउट सर, है? अब क्लियर हो गया सर। नो सर। किसी को भी डाउट नहीं है? नो सर। वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।
देखा आप लोगों ने अभी तक पोर्टल पे मैंने कैसे डाउनलोड क्या किया? किसी को कुछ स्टेप समझ में आया? नहीं तो मैं रिपीट तो करूंगा ही वैसे भी ऑब्वियस। मैंने क्या क्या किया, कोई एक्टिविटी अगर किसी ने नोट किया हो तो। यस। नहीं सर, आपका वीडियो ऑफ था तो हम भी इंटरेस्टेड नहीं थे, हम कुछ देख ही नहीं रहे थे। नहीं सर, देखा, थोड़ा थोड़ा पता है, इसके बारे में पहले भी दिखा चुके हैं ये। मैं भी दिखा चुका हूँ ना भाई, तो वो तो याद होगा। मैं इन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जिन्होंने पहली बार देखा है, पोर्टल देखा ही नहीं, पोर्टल से डाउनलोड कैसे किया, मैंने क्या किया वो देखा है। प्रियांशु, अंजलि, दिव्यांशु, फिर प्रत्युष, विशाल, प्रफुल्ल, मोनू, हेलो। वो आज पढ़ा होगा, रजनीश, सलोनी, उज्जवल, हेलो सर, रोशन। बोल रहे हैं सर, फिर से एक बार कीजिएगा थोड़ा सर। बिल्कुल। कुछ भी नहीं तो दिख पाया, बार बार बाहर निकल जा रहे हैं सर। ऑब्वियसली करूंगा ही भाई, मैं रिपीट तो करूंगा। मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर इसमें, अगर वीडियो ऑफ करके, मैं ट्रायल ले रहा था कि एक तो मैं ऑन कॉल भी था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो ऑफ करके देखूं कोई नोटिस कर भी रहा है या फिर स्पीकर का वीडियो बंद होते ही सब बाहर हो जाते हैं। मैं वो नोटिस करना चाह नो सर, देखा है। रहा हूँ। क्या आप रिपीट कर सकते हो प्रोसेस? मुझे कोई गाइड कर सकता है जिसने देखा हो? अंजलि का आंसर आई थिंक यस। कहाँ पे जाऊँ, तो खुला हुआ है। तो बता सकता है मैं कहाँ पे जाऊँ जिससे मुझे मुझे 26 एज डाउनलोड करना है, और ये जो AIS ओपन हुआ है साइड में वो भी डाउनलोड एक बार देखना है। तो कैसे जाऊँगा, मूव कैसे करूँ, वो बता सकता है? नहीं सर, कुछ नहीं। देखो 26 एज के लिए मैंने जस्ट ये आपको, ये डैशबोर्ड है। जब आप लॉगिन करोगे किसी, लॉगिन करने के बाद पर्सन का जो पैन है, नेम है, वो रिफ्लेक्ट करेगा जितनी भी चीजें। अभी इस असेसमेंट ईयर के लिए अभी तक कोई भी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, करंट असेसमेंट ईयर के लिए, इसलिए अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। फाइल नाउ का ऑप्शन दे रहा है हमें फाइल करने के लिए। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे थे कि 26 AS क्या होता है और AIS क्या होता है, हमें उसका ओवरव्यू लेना है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीड करेंगे। ई फाइल में आपको जाना है। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स के हेड में आपको नीचे आपको दिखेगा व्यू फॉर्म 26 AS। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा कि आपको हम दूसरी एक साइट है हमारी TDS के नाम से, जहाँ पे आपको टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड सारी चीजें दिखती हैं, हम आपको वहां पे ले जाना चाहते हैं। कि आप श्योर हैं? आपको बोलना है कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आप जैसे यहाँ पे आओगे, आपको फिर से एक टैक्स पेयर का अटेंशन टैक्स पेयर करके एक पॉपअप देगा। इसमें बोलेगा कि आप प्लीज इंसिस्ट ऑन गेटिंग फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A फ्रॉम योर डिडक्टर डाउनलोडेड फ्रॉम ट्रेसेस। मतलब कि जैसा अभी हमने आज एग्जांपल में भी हमने देखा था कि सैलरी के अलावा भी फॉर्म 16 और फॉर्म 16 इशू हो सकते हैं, जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो किस सोर्स के बिहाफ पे इशू हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि ये एक तरीके का आपका ये सर्टिफिकेट है, आपका ये राइट है जो आपको सामने वाले से लेना है। अगर सामने वाले ने आपका TDS डिडक्ट किया है या TCS कलेक्ट किया है, तो आपको उससे ये चीजें मांगने का अधिकार है। एग्री करके आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS और एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। इसको आप फॉर्म 26 AS बोलो या फिर एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, दोनों ही सेम ऑप्शन से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेलिवेंट असेसमेंट ईयर चूज करना है। हमारे लिए जो अभी असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है वो कौन सा है? 24-25। 24-25। ठीक है, 24-25 असेसमेंट ईयर के बाद आपको व्यू एज HTML करना है। HTML इसलिए करेंगे कि HTML के बेस पे ही आप उसे PDF में डाउनलोड कर पाएंगे, अदरवाइज वो टेक्स्ट फाइल डाउनलोड होगी। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं HTML और टेक्स्ट के, आपको HTML में करना है, व्यू ऑब्लिक डाउनलोड करना है। ये लोड होने के बाद आपको नीचे इन्फॉर्मेशन सारी दिखने लगेगी। TDS TCS से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारे अलग अलग हेड्स में आपको दिखने लगेगी। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे व्यू नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट आपको इसको एज एक्सपोर्ट एज PDF कर लेना है और ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म 26 आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। इस टैब को आप, हाँ चलिए सर 24-25 असेसमेंट ईयर तो सर 25-26 हुआ ना? असेसमेंट ईयर 25-26, हाँ तो नेक्स्ट उसके लिए हो ना भाई, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए असेसमेंट ईयर 25-26। हम रिटर्न अभी किस साल की भर रहे हैं, मैंने ये पूछा। लास्ट ईयर की रिटर्न भर रहे हैं ना, उसके लिए तो असेसमेंट ईयर 24-25 ही है। यस सर, यस सर।
इसका सब असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है, 26 एस हमें वहां से दिख जाएगा। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद इसी डैशबोर्ड पे हम वापस आते हैं। डैशबोर्ड से रिलेटेड एक हमें एआईएस का टैब अलग से दिख रहा है। अगर किसी ने नहीं भी नोटिस किया होता तो भी वो ये बता सकता था कि सर ये एआईएस का जो टैब हो रहा है, मे बी शायद आप यहाँ से जा सकते हो। एआईएस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, सेम आपको फिर से ये वही इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आप इस प्रोसीड करने के बाद आप एक दूसरी साइट पे चले जाओगे, वहां आपको जाना है प्रोसीड करते ही। ठीक है, एक ही कंप्लायंस पोर्टल हमने नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअल में पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अलग अलग पॉइंट्स के पार्ट्स पे सारे डिस्कस करेंगे। एआई टैक्स में हेड एक्चुअल में आते कौन कौन से। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये ना एक कंप्लायंस पोर्टल है एक तरीके का, और ये इनसाइट के नाम से क्यों बनाया गया है वो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। फेब की क्लास में ऑलमोस्ट वो चीजें हो भी चुकी है। आप लोग की क्लासेस में मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, ऊपर की चीजें छोड़ के हमें इंस्ट्रक्शन के बगल में एआईएस दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस पर्सन का पैन नंबर, जिस पर्सन के लॉगिन के थ्रू हम आए उस पर्सन का पैन नंबर और नेम। उसके अलावा फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 रिफ्लेक्ट कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23-24 है। असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 23-24। 23-24। तो जो आपका ये इंफॉर्मेशन एआईएस टीआईएस की रिफ्लेक्ट की गई है, आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि सर आपने जो अभी डाउनलोड किया था 26 ईयर्स में जो यूज हो रहा था वो असेसमेंट ईयर के बेस पे यूज हो रहा था। बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे दी जा रही है। डिफरेंस दोनों में ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि असेसमेंट ईयर के बेस पे आपका इनकम टैक्स काम करता है और फाइनेंशियल ईयर के बेस पे आपकी चीजें होती है। जैसे आपने जो इनकम अर्न की है वो आप फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हो, और फाइनेंशियल ईयर के बेस पे आप नेक्स्ट ईयर में उसकी रिटर्न फाइल करते हो। तो इसको फाइनेंशियल ईयर के बेस पे बनाने का केवल एक ही मतलब है, रीजन भी कहीं पे अगर आपका टैक्स डिडक्ट ना भी हुआ हो, डिपॉजिट ना भी हुआ हो, वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनके टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखोगे, इस समरी में, उस समरी में आपको यहाँ पे डिविडेंड दिख रहा है 1715 रुपए का। इस डिविडेंड की भी रिपोर्टिंग, जो कि अभी मैंने एग्जांपल में भी डिस्कस किया था। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक भी दिख रहा है, इस पे टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ है। अभी आप इसको अगर ओपन करके देखोगे तो इसमें कहीं भी टीडीएस का अमाउंट नहीं होगा। यहाँ पे केवल अमाउंट दिखा रहा है कि इतना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है बैंक से, ये कहीं ना कहीं बैंक से इसकी रिपोर्टिंग हुई है बस। तो टीआईएस और एआईएस ऑलमोस्ट दोनों में आपको सेम चीजें मिलेंगी, बस समरी रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा इनका डिफरेंस होगा। एआईएस टीआईएस क्या है कि आपको समरी, सर सोर्सेस की भी टैक्स अगर कुछ कटा है, टैक्स से रिलेटेड भी समरी, सारी चीजें, वो जहां पे टैक्स नहीं भी कटा है वो भी इंफॉर्मेशन आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा। 26 एएस क्या है, हम एक बार ओपन करके वो भी देख लेते हैं। स्क्रीन विजुअल है सभी को? यस सर। ये आपका 26 एएस। 26 एएस में क्या आएगा, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट के नाम से ही आता है, जिसमें आपकी आज लास्ट ईयर में, मतलब जिस असेसमेंट ईयर का आपने डाउनलोड किया है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर दिख जाएगा 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। इसे जिस असेसमेंट ईयर का आपने देखा है उस असेसमेंट कहाँ आप ये देख, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो पार्ट 1 डिटेल्स ऑफ टीडीएस दिखा रहा है। अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग हेड में जहां भी आपका टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हुआ है पूरा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक, पूरा बड़े से इसमें मतलब बहुत सारे हेड्स होते हैं इसमें, अलग अलग टीडीएस का अलग है, टीसीएस का अलग है, तो रिपोर्टिंग है तो उसकी रिपोर्टिंग अलग है। सारी चीजें होने के बाद फिर यहाँ पे शो होता है कि एक्चुअल में सर आपका पूरे साल में टीडीएस टीसीएस कितना कटा हुआ। ठीक है, क्लियर है मैम? फॉर्म 16 और एआईएस टीएस नेक्स्ट क्लास में जब हम एक बार हम देखेंगे 26 एएस और एआईएस टीएस का ओवरव्यू हम फिर से लेंगे, डिटेल में ओवरव्यू लेंगे, 1 बाय 1 हेड को भी डिस्कस करेंगे हम एक बार। उस क्लास में फिर मैं आपको एक बार प्रॉपर इसकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा, जब आप जहाँ पे आप देख भी सकते हो कि एक्चुअल में सर 26 एएस में क्या क्या चीजें आती है, एआईएस टीएस में क्या क्या चीजें आती है। लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में जब हम उसे डिस्कस करेंगे तो हम कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, ओके सर। अभी तक जितना डिफरेंस पढ़ाया, जो बेसिक चीजें मैंने आज कंप्लीट किया, क्योंकि अब आज ही आपकी बेसिक की लास्ट क्लास थी, इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम फॉर्म से ही स्टार्ट करेंगे। अभी तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे।
एनीवन? सर अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो 26 एएस या एआईएस टीआईएस से कहीं से भी ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। हाँ, टीडीएस टीसीएस चेक करना है तो 26 एएस आप ऐसे याद रख सकते हो। इन्फॉर्मेशन अगर कोई चेक करनी है कि सर एक्चुअल में इनकी कितनी सोर्सेज ऑफ इनकम है, मुझे ये देखना है। इन्होंने मुझे केवल सैलरी बताया, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग वगैरह भी करते होंगे, तो वो आपको एआईएस टीएस में मिल जाएगा। एआईएस का नाम ही है इन्फॉर्मेशन। सर इसमें टीडीएस वगैरह का नहीं बताएंगे? टीडीएस टीसीएस के लिए आपको अलग से 26 एएस दिख रहा है ना। यस सर, तो दोनों देख मतलब दोनों चेक करना पड़ेगा। बाकी मैंने एआईएस टीएस के लिए जो मैंने अभी नोट्स जो आपको मैंने लिखा था ना, वहाँ पे डिफरेंस में नोट्स की लाइन लिखी थी, यस उसमें सर। लिखा था कि आप जो खुद से टैक्स डिपॉजिट करते हो, जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई डिमांड दी, पिछले सालों की कोई डिमांड पे की, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, एआईएस में वो शो होगा। ठीक है। ओके सर, हम्म। जो शीट था, शीट एक बार शेयर कर दीजिएगा ना सर ग्रुप में। सुन रहा हूँ, बताइए। सर जो आप जितना भी अभी आपने बताया ना, जितना भी स्टार्टिंग से लेकर अभी एंड तक, वो सबका एक बार शीट शेयर कर दीजिएगा ना सर। बिल्कुल भाई, नोट शेयर कर दूंगा पूरा। और कोई डाउट हो किसी को? जो बताया उसका निकालने में सर, फॉर्म निकालने का 2 तरीका बताया ना सर अभी। मोनू वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे इससे बताया ना 26 एएस, जो बताया 2 तरीका निकालने के लिए बताया ना पे वही फाइल से जिसपे पोर्टल पे लिखा होगा सर। नेक्स्ट क्लास में हम वहां से फिर से स्टार्ट करके देख लेंगे। आप उसमें ई फाइल में ही जा करके स्टार्ट होकर के होता है। मैं आपको फिर से एक बार ओवरव्यू दे दूंगा पोर्टल का, कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा अगर कंसेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, मैं वो पूछना चाह रहा तो सर उससे कोई दिक्कत नहीं है। हूँ। एक्चुअल में कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि फॉर्म 16 कब चाहिए होगा सर, 26 एएस कब चाहिए होगा, एएस ये तो क्लियर हो गया ना, वो मेन है। पोर्टल पे व्यू कैसे करना है वो तो हम सर 2-3 देखेंगे जब आप एक्चुअल में फॉर्म भरोगे। हाँ सलोनी। सर पता कैसे चलेगा कि जो उसकी सैलरी भी है, फिर हाउस रेंटल भी है, और मतलब कहीं और से भी उसको इनकम आ रहा है? मतलब अगर वो जो टैक्स पे कर जाएगा, फिर ऐसे भी उससे बताए आपकी सैलरी वॉइस रेंटल की है या ब्रेक होके आ फिर रही है कुछ सलोनी, आपकी वॉइस अदर। ब्रेक होके आ रही है। आप चैट बॉक्स में एक बार मैसेज कर दो जिससे मुझे क्लियरली समझ में आ जाए कि आपकी क्वेरी क्या है। हाँ, तो उसको आप एआईएस टीआईएस में देख सकते हो। हमने वही तो डिस्कस किया था ना कि एआईएस टीआईएस में आपके सारे सोर्सेज ऑफ इनकम हमें पता कर, आपको एआईएस टीआईएस से सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। मैंने आपको इवन एग्जांपल में ये भी बताया था ना कि जैसे कोविड टाइम से क्या होता था कि लोग बताते थे कि सर मेरी केवल सैलरी है, मेरी केवल सैलरी से ही इनकम आती है, उसी का रिलेटेड टैक्स है, तो आप आईटीआर 1 पे प्रोसीड करते थे। बट एक्चुअल में क्या होता था कि जब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक से रिलेटेड सेल परचेज स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने आपको बताया कि एक छोटी से छोटी सेल परचेज की रिपोर्ट अगर आपको लॉस भी है तो भी आपको रिपोर्ट करना होता है। इनकम टैक्स आपको रिपोर्टिंग के लिए मजबूर करता है। तो वो उसकी वजह से आपका ना फॉर्म चेंज हो जाता है। आईटीआर 1 में हमने पढ़ा है कि आईटीआर 1 में सर कैपिटल गेन नहीं आता, आईटीआर 2 में आता है। आपका फॉर्म चेंज हो जाता है, तो गलत फॉर्म ना चला जाए इसलिए उन्होंने एआईएस टीआईएस का एक इन्फॉर्मेशन निकाला, जिसमें आपको जहां जहां भी आपका पैन रिपोर्टेड है, आपके कितने डिमेट अकाउंट है, कितने बैंक में आपने कितना कैसे क्या इंटरेस्ट अर्न किया है, डिविडेंड कितना है, सारी रिपोर्टिंग वो करने लगे। तो इनसाइट एक वहां पे ऊपर में वर्ड आ रहा था ना, इनसाइट करके, कंप्लायंस पोर्टल इनसाइट। हम नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो इनसाइट एक्चुअल में है क्या वो भी डिस्कस करेंगे। आपको जो भी डिटेल्स देखनी, जितनी समरी देखनी, जितनी डिटेल्स देखनी, सारी चीजें आपको एआईएस टीआईएस में मिल जाएगी। अदर देन सैलरी अगर वो ना भी बताते तो भी दिख जाएगा। और कोई क्वेरी?
आप लोग की सर तबीयत सर बोल रहे हैं सर कि सर ये इनकम टैक्स का सबसे बेसिक था या टीडीएस इनकम टैक्स का क्या भाई? इनकम टैक्स का बेसिक था सर। नहीं समझा रजनीश। मतलब सर सर ये पूछ रहे टीडीएस इनकम टैक्स का क्लास बेसिक था या टीडीएस का क्लास? वॉइस क्लियर नहीं मुझे, या तो मेरे साइड में वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर, या तो आपके साइड से कोई डिस्टरबेंस है। कोई और रिपीट कर सकता है? प्रियांशु अगर आपको समझ में आएगा रिपीट कर दो आप एक बार। इनकम टैक्स का बेसिक था या फिर और कोई टीडीएस का बेसिक था? नहीं, ये इनकम टैक्स का ही बेसिक है भाई, ये इनकम टैक्स के बेसिक में ही कवर होता है। आप हालांकि इसे आप ये भी समझ सकते हो कि सर ये बेसिक से अपर लेवल थोड़ा सा हो गया, बट मैं इसे बेसिक में ही इंक्लूड करके चलता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर, कि आपको फॉर्म 16 क्या होता है, एआईएस टीएएस क्या होता है, 26 एएस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लेने चाहिए नॉर्मल आईटीआर 1 के लिए, तो वो इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। सर जब मतलब टैक्स डिडक्ट होगा सर उसके बाद सर बेनिफिट सर मिलता है क्या उसका? टैक्स डिडक्ट होता है उसके अलावा? सर उसके बाद सर उसका मतलब डिडक्ट होगा उसके बाद सर बेनिफिट उसका मिलता होगा सर? वही तो सर्टिफिकेट है ना। फॉर्म 16 के थ्रू मिल जाता है ना, सर्टिफिकेट ही तो होता है फॉर्म 16।